जी आज आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के आसपास किसान आंदोलन के पीछे एक बड़ी साजिश का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के आसपास किसानों में भ्रम फैलाने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात की है प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के आसपास किसानों में भ्रम फैलाने और उन्हें भड़काने की साजिश हो रही है। ये संभवतः पहली बार है जब प्रधानमंत्री की तरफ से आंदोलन के पीछे किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया गया है। तो मोदी किस साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या आंदोलन के पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आंदोलन खत्म होने ही नहीं देना चाहती? पर्दे के पीछे से किसानों को भड़काने का खेल कौन खेल रहा है? मोदी ने जिस साजिश की बात की है, आज हम दरअसल उसी साजिश का खुलासा करने जा रहे हैं सबूतों के साथ। वहाँ पे जो देखा गया है कि वहाँ पे किसान कम हैं और उस तरह के लोग ज्यादा हैं। राजनीति जो वहाँ पे हो रहा है वो गलत हो रहा है, सब किराए के टट्टू है वहाँ पे। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है कि एक माननीय प्रधानमंत्री है जो हमारे देश को पूरे को संभालने का जिसका काम है, उनको ही अगर हम अभद्र भाषा से यूज करेंगे तो बिल्कुल गलत है। उसमें कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस के आदमी है, उसमें किसान कोई नहीं है। ये तो फालतू के लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है और पॉलिटिक्स वाले ज्यादा लोग हैं इसमें। ये हाईजैक हुआ है, असल बात यही है। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मृत्यु गीत गाने वाली लाल सलाम गैंग की ये रुदालियां कौन है? किसान आंदोलन में लाल झंडों के बीच प्रधानमंत्री की मौत की दुआ मांगने वाली ये महिलाएं क्या किसान हैं? या ये महिलाएं राजनीति की ड्रामा कंपनी की जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो हाईवे पर मीडिया कैमरों के सामने सियासत का ऑडिशन दे रही हैं। क्या ये महिलाएं सियासत की ड्रामा कंपनियों की दिहाड़ी कलाकार हैं, जो किसान आंदोलन में प्रोटेस्ट वाले ड्रामा कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद गायब हो गई? यही जानने के लिए जी न्यूज वहां पहुंचा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक प्रदर्शन हुआ था। ये जगह हरियाणा राजस्थान बॉर्डर का शाहजहांपुर है, जहां 14 दिसंबर को वामपंथी संगठन आम आदमी के खिलाफ हाईवे जाम करके बैठे थे और वामपंथी संगठनों की विचारधारा उनके गीतों में गूंज रही थी। हाईवे पर राजनीति का झंडा लहराने वाले नकली किसानों की ड्रामा कंपनी डटी थी, लेकिन सियासत के नकली किसानों के बारे में उसी हाईवे के आसपास बसे असली किसान क्या सोचते हैं? ये जानने के लिए जी न्यूज हाईवे से नीचे पगडंडियों और कच्चे रास्ते से होते हुए किसानों के बीच पहुंचा। हाईवे पर जहां नकली किसान हंगामा कर रहे थे, लोगों को परेशान करके हाईवे जाम करके बैठे थे, वहीं असली किसान खेतों में काम कर रहे थे। असली किसान हैरान थे कि कोई मीडिया चैनल हाईवे पर सियासत के किसानों के प्रोटेस्ट ड्रामे को छोड़कर उनके बीच पहुंचा है। अब सुनिए खेतों में काम करने वाले असली किसान हाईवे पर सियासत की रुदालियों के लिए क्या कहते हैं। किसान कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह अभद्रता नहीं होनी चाहिए। सर ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, जो कि आज तक किसी सरकार ने भी किसानों को जितना पैसा अब जब इस सरकार ने दिया है ना, इतना पैसा किसी सरकार ने भी नहीं दिया।
6,000 रुपए किसान को मिल रहा है, हर चीज यूरिया मिल रहा है टाइम के ऊपर, सब कुछ मिल रहा है। जो वहां पे हो रहा है वो गलत हो रहा है, सब किराए के टट्टू है वहां पे। तो जो भी है वो किराए के टट्टू है, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों से उठा के लाए। मैं भी खुद देख के आया हूँ वहाँ पे, तो ऐसे रोड पे लेडीज वगैरह जो भी कुछ आई हुई थी, तो वो किसानों की लेडीज नहीं है जो कि अपना सब कुछ श्रृंगार सपाटा करके छोटे छोटे बच्चे ले रखे हैं, तो वो किराए के टट्टू है वो। हाईवे जाम करके बैठे राजनीति के जूनियर आर्टिस्टों को इससे कोई मतलब नहीं कि सड़क बंद होने से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, लेकिन हाईवे के करीब खेतों में काम करने वाले असली किसान आम लोगों की चिंता समझते हैं। वो मानते हैं कि किसान आंदोलन के नाम पर हाईवे जाम करना गलत है। आंदोलन करने का जो हक है वो किसानों का है, लेकिन ये रोड जाम करना ये कोई सही वो चीज़ नहीं है कि रोड जाम करके आप इस तरह करो। और यहाँ पे भी हमने देखा है, हमारे नज़दीक बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन हमारे यहाँ से तो कोई किसान नहीं गया, सभी खेतों में काम करने में लगे हैं। बिजली आती है तो पानी में खेतों में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जो देखा गया है कि वहाँ पे किसान कम हैं और उस तरह के लोग ज़्यादा हैं, राजनीति करने वाले लोग ज़्यादा हैं वहाँ के ऊपर। तो वहाँ राजनीति ज़्यादा हो रही है, ना कि किसानों का समर्थन हो रहा है। किसान वहाँ पे कम है, राजनीतिक पार्टियाँ राजनेता ज़्यादा है वहाँ। सियासत की ड्रामा कंपनी के किसानों के लिए असली किसानों का कहना था कि जिन लोगों के पास कोई काम नहीं, वही इस तरह की अभद्रता कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि सियासी प्रदर्शनों में ज्यादातर लोग किराए पर लाए जा रहे हैं और किराए के किसानों से देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये भाषा तो बिल्कुल ही गलत यूज की जा रही है। ये तो फालतू के लोग हैं जिनको कोई काम नहीं है, और पॉलिटिक्स वाले ज्यादा लोग हैं इसमें। जो पिछड़ गए हैं, जो पीछे पड़े हुए हैं, वो लोग ज्यादा इसमें भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, ये मतलब हाईजैक कर लिया। ये हाईजैक हुआ है, असल बात यही है। खेतों में काम करने वाले असली किसानों ने जी न्यूज से कहा कि हाईवे पर नकली किसानों का पीपली लाइव किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए है और किसानों को इससे सावधान रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो वहाँ पर है, हम भी वहाँ गए थे, तो वहाँ कांग्रेस पार्टी का टेंट लगा हुआ है। वहाँ पर हमने टेंट देखा है, लोगों से बातचीत की है, तो वो खाली कांग्रेस पार्टी ने अपना जो अस्तित्व खत्म हो गया था, उस अस्तित्व को दोबारा से खड़ा करने के लिए उन्होंने ऐसा सब कुछ किया है। उसमें कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस के आदमी है, उसमें किसान कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, किसानों के लिए अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो आंदोलन था इसको हाईजैक करके और उसकी जो दिशा थी उसको मोड़ दिया गया, और हम इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हम अपनी मांगों के लिए है, हमारी मांग गवर्नमेंट छोड़ेगी, आज नहीं करेगी, आने वाले समय में गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, और वो हम करवा के दम लेंगे। सियासत की ड्रामा कंपनी की इन रुदालियों की तलाश में जी न्यूज को असली और नकली किसानों में एक और बड़ा फर्क मिला। जी न्यूज ने असली किसानों के बीच जाने से पहले उन नकली किसानों से बात करने की कोशिश की थी जो लाल सलाम के झंडे लहराने के लिए हाईवे जाम करके बैठे थे। किसानों के नाम पर लाइट, कैमरा और नारों की राजनीति करने वाले नकली किसानों की इस ड्रामा कंपनी से जी न्यूज ने बात करने की कोशिश की और जानना चाहा था कि किसान आंदोलन में मोदी मर जा तू जैसे लोकतंत्र विरोधी गीत क्यों गाए गए। लेकिन जी न्यूज के सवाल पर नकली किसान भड़क गए। लेकिन सियासत की ड्रामा कंपनी के नकली किसानों से उलट असली किसानों ने धैर्य से जी न्यूज के हर सवाल का जवाब दिया और सियासत की रुदालियों का सच देश को बताया। राजस्थान के शाजापुर से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सोचिए, मोदी के मरने की कामना की जा रही है देश के प्रधानमंत्री के आंदोलन के नाम पर, मगर आपने एक चीज देखी होगी, मोदी कहीं भी हो किसानों का जिक्र जरूर होता है, उनके दिमाग में किसान रहते हैं, क्योंकि जगह कोई भी हो, मोदी के दौरे में हर हाल में, मतलब हमने देखा है हाल के दौरे में एक चीज कॉमन है, वो है किसानों का जिक्र। ऐसा ही आज भी कच्छ में देखने को मिला, जहां एक बार फिर प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को लेकर किसानों के भ्रम दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कच्छ दौरे की एक से बढ़कर एक तस्वीर आपने देखी, लेकिन जिस तस्वीर की चर्चा आज सबसे ज्यादा है, मैं उस तस्वीर की बात करूंगा। और ये रही वो तस्वीर
इस तस्वीर में पीएम मोदी सिख समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं। इन लोगों के साथ प्रधानमंत्री ने गुजरात की विकास परियोजनाओं के साथ कृषि कानून के बारे में विस्तार से चर्चा की। यानी कि कच्छ से इस छोटी सी मुलाकात के जरिए प्रधानमंत्री ने दिल्ली बॉर्डर पर जमे हजारों आंदोलनकारियों को भी एक बड़ा संदेश दिया और उन नेताओं को भी जो कृषि कानून के खिलाफ किसानों को भड़का रहे हैं। कच्छ की भूमि से प्रधानमंत्री के ऐसे 5 बड़े संदेश सुनिए। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं, देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। तो आपको देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज फिर बताया गया कि किस तरीके से किसानों के कंधे पर रखकर विपक्ष बंदूक चलाने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हैं 20 दिन हो चुके हैं, 20 दिन अब तक हो चुके हैं और 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। आगे क्या होगा यह अभी भी किसी को नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आपको कर्नाटक से लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली वो तस्वीरें दिखाते हैं जो देश हित में हम मान सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तस्वीर आपको दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इनका व्यवहार माननीय कहलाने लायक है या नहीं, ये आप तस्वीरें देखिए और खुद तय कीजिए देश हित में। धक्का मुक्की, खींचतान और हाथापाई। सदन की ऐसी तस्वीरें अब तक आपने यूपी और बिहार से तो देखी होंगी, लेकिन लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली यह तस्वीर कर्नाटक विधान परिषद से है, जहां कांग्रेस एमएलसी ने स्पीकर को जबरन कुर्सी से खींचकर हटाया। धक्का मुक्की की और हाथापाई भी। तो कैसे कहें ये लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं? कैसे कहेंगे कि विधान परिषद में हाथापाई करने वाले ये लोग सड़क के गुंडे नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि हैं? क्या अब भी कहेंगे ये माननीय हैं? कर्नाटक विधान परिषद की सियासी महाभारत की इन तस्वीरों ने खुद को गांधीवादी कहने वाले कांग्रेस विधायकों का असली चेहरा देश के सामने ला दिया और लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया। गोरक्षा कानून पर चर्चा के दौरान कर्नाटक विधान परिषद में ऐसा हंगामा कि देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। लोकतंत्र की शपथ लेने वाले विधायक लोकतंत्र विरोधी रूप में आ गए। कर्नाटक विधान परिषद में नौबत उस वक्त आई जब कांग्रेस एमएलसी ने जबरन विधान परिषद सभापति को उनकी कुर्सी से खींचकर हटा दिया। ये एमएलसी आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी और जेडीएस ने मिलकर अवैध तरीके से अध्यक्ष को कुर्सी पर बैठा दिया।
जैसे ही कांग्रेस के सदस्यों ने सभापति की कुर्सी पर बैठे डिप्टी चेयरमैन को बलपूर्वक हटाया, इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की और खींचतान की गई। कांग्रेस नेता और सदन के चेयरमैन के प्रताप चंद्र शेट्टी आसंदी पर बैठने से पहले ही उनकी कुर्सी पर बैठ गए थे। आलम यह हो गया कि संसद में मार्शल बुलाने पड़े। बाद में काफी मशक्कत के बाद हालात को काबू किया जा सका। भारी हंगामे के बीच चेयरमैन शेट्टी ने विधान परिषद की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। अलविदा होना है तो अच्छी तरह से वहां से निकल जाना है उनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ये संविधान के विरुद्ध है। राज्यपाल को हम मिलने जा रहे हैं, बीजेपी और जेडीएस दोनों मिलके। वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल गवर्नर टू इंटरवीन इन दिस मैटर। कि भाई जब इन्होंने रास्ता दिखाया है कि हम ये कर सकते हैं तो वो किए, लेकिन ये जो हुआ बुरा हुआ, अच्छा नहीं है। ये लोकतंत्र की परंपरा को सबसे बड़ा बता दें कि 9 दिसंबर को कर्नाटक विधानसभा में येदियुरप्पा सरकार ने गोहत्या निरोधी विधेयक पास कर दिया था। उस दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला था। तभी कांग्रेस के विधायक सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए थे। सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब सभी राजनीतिक पार्टियां राज्यपाल के पास जाने का मन बना रही हैं। पर यह सवाल बड़ा है कि सदन में इस तरह की तस्वीरों को क्या देश स्वीकार करेगा। कैमरामैन तारक रामू के साथ जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। चलिए एक बार फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, लोकतंत्र को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें। जिस तरह से कांग्रेस एमएलसी ने, ध्यान से देखिएगा, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जबरदस्ती विधान परिषद के सदस्य अध्यक्ष को, विधान परिषद के अध्यक्ष को कुर्सी से नीचे खींचे। और उसके बाद देखिए, ये विधान परिषद के अध्यक्ष हैं जिनके साथ धक्का मुक्की की गई, चारों तरफ से घेर लिया गया, खींचतानी की गई। मार्शल ना होते तो क्या होता? मार्शल्स को वहां पर देखिए बुलाना पड़ा बीच में, और बीच बचाव ना होता, मार्शल ना होते तो आज क्या होता, इनके साथ क्या हो सकता था। गांधीवादी पार्टी अपने आप को कहती है, गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के एमएलसी का ये व्यवहार क्या माननीय कहलाने लायक है? क्या ये जनप्रतिनिधि हैं? विधान परिषद के अध्यक्ष के साथ ये सब कुछ हुआ। बल्कि हालत तो यहां तक आ गई थी, देखिए मार्शल बुलाने पड़े थे। ये देखिए आप, मतलब लगभग अटैक था ये। उनको नीचे खींचा गया, उनको चारों तरफ से घेर लिया गया। ये हैरान कर देने वाली तस्वीर। अब तक सदन में इस तरह की तस्वीरें यूपी बिहार विधानसभा में तो आई थी, जब माइक तक उखाड़ के फेंक दिए जाते थे, लेकिन कर्नाटक विधान परिषद से ऐसी तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली। और आप जानते हैं ममता बनर्जी और जय श्री राम के नारे, मतलब ममता बनर्जी को जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ है। आप जानते हैं इससे पहले भी इस तरह का विवाद हुआ था, अब एक बार फिर से हुआ है। ये तस्वीरें आई हैं फिर से ममता बनर्जी के सामने जब जय श्री राम के नारे लगे। पहली बार लगे थे, क्या हुआ था आपको बताऊंगा, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। जय श्री राम दीदी, 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 जय श्री राम जय श्री राम दीदी, जय श्री राम। मतलब आप सोचिए, जय श्री राम, जो वैसे राम राम और जय श्री राम प्यार से कहा जाता है, लेकिन ममता बनर्जी चिढ़ जाती हैं जय श्री राम कहने पर। तो पहले भी इस तरह की डिबेट हुई थी कि क्या बंगाल में जय श्री राम कहना अपराध है, और एक बार फिर से उसी तरीके की तस्वीरें आई हैं। इससे पहले भी ऐसा हुआ था, जब ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम का नारा लगाया गया था तो वो गाड़ी से उतरी थी, और उसके बाद गाड़ी से उतरकर एक तरीके से जितने भी लोग वहां पर जो नारेबाजी कर रहे थे, वहां पर उनको डांट लगाई थी ममता बनर्जी ने, और फिर गिरफ्तार भी हो गया था। जय श्री राम लगाने वाले जो वो लोग थे वो गिरफ्तार भी हो गए थे, पहले भी विवाद हुआ था। और अब एक बार फिर से ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं, क्योंकि बंगाल में ये जानकारी सबको है कि ममता बनर्जी जो है जय श्री राम के नारे सुनते ही संभवतः चिढ़ जाती है। जय श्री राम दीदी, जय श्री राम।
तो एक तरफ इनके लिए जस्टिस और दूसरी तरफ मरीज भगवान भरोसे। नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। आप समझ गए होंगे एम्स के नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल की खबर हम आपको दिखाएंगे। तो नर्सिंग स्टाफ कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का हड़ताल पर जाना परेशान करने वाला है। दरअसल एम्स की 2 तस्वीरों को आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी। एम्स की कहानी ये बयां करती है। ये अंदर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ वार्ड खाली पड़ा है। इलाज के लिए जिस नर्सिंग स्टाफ को 24 घंटे मौजूद रहना होता है वो गायब है। यहां या तो आपको मरीज दिखाई देंगे या फिर उनके परिवार वाले। वही दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, ये एम्स का वही नर्सिंग स्टाफ है जिन्हें अंदर होना चाहिए, यानी वार्ड में होना चाहिए, लेकिन ये सभी बाहर है। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो एम्स में जिन्हें अंदर होना चाहिए वो बाहर हैं, जिन्हें इलाज मिलना चाहिए अब उनका हाल क्या होगा आप खुद देख लीजिए। ये मदन लाल हैं। उम्र यही कोई 60 साल होगी। अपने पोते को दर्द में देखकर ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये उसी बेबसी के आंसू हैं। मदन लाल का पोता इमरजेंसी में भर्ती है। आज उसकी सर्जरी होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। आज की डेट दी थी जी कल उन्होंने, कहता 14 तारीख को ये मंगलवार को ऑपरेशन होगा। खून दिया 5 बोतल तो खून का दिया है उसे। अच्छा, रात को पूरी तैयारी हुई है? हाँ जी हाँ जी, सुबह कह रहे हड़ताल होगी। जब खून देना पड़ रहा तो आप सोचिए वो बीमारी कितनी खतरनाक होगी। हाँ जी, तो खतरनाक जब ये काफी खतरनाक बीमारी। एम्स में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल की वजह से मरीजों की सर्जरी पर असर पड़ा है। डॉक्टर्स भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर मरीज को सर्जरी की अगली तारीख क्या दी जाए। आज की डेट दी थी जी कल उन्होंने, कहता 14 तारीख को ये मंगलवार को ऑपरेशन होगा। खून दिया 5 बोतल तो खून का दिया है उसे। अच्छा, रात को पूरी तैयारी हुई है? हाँ जी हाँ जी, तो सुबह कह रहे हड़ताल होगी। जब खून देना पड़ रहा तो आप सोचिए वो बीमारी कितनी खतरनाक होगी। हाँ जी, तो खतरनाक जब ये काफी खतरनाक बीमारी। ये आरती तिवारी जी हैं। इमरजेंसी में पहुंची थी इलाज के लिए। आज की तारीख इन्हें दी गई थी। इस हालत में भी इनको अस्पताल में दौड़ भाग करनी पड़ रही है। हॉस्पिटल की इतनी हालत की पूछो मत। कोरोना का टाइम चल रहा है लेकिन बिल्कुल भी कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। सब एक दूसरे से चिपटे हुए हैं, कोई हटाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं है। कागज आप लोग अपने लेके आई थी? सारा कागज मतलब सारा? जी, मैं सफदरजंग से भागती हुई आई हूँ क्योंकि मेरे को बहुत इमरजेंसी। अंदर तो देखने को तैयार नहीं है, गार्ड लोग अंदर घुसने नहीं देते हैं। बाहर खड़े रहो, कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर्स भी करें तो क्या करें, उनके पास भी नई डेट देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर मेरे को तो 3 घंटे के करीब होगा, मैं बाहर ही खड़ा कर रखा है। मैं तो अंदर आ नहीं सकता, परमिटेड नहीं है, फीमेल है। तो अब मैं तो मोती बाग में रहता हूँ। मोती बाग से आए? हाँ जी। तो आप क्या सोचा, आपको क्या यहाँ से बोला गया किसी और हॉस्पिटल जाने के लिए या प्राइवेट में आप दिखाएंगे? मैं तो अभी पहुँचा ही हूँ, अभी मैडम जो बताएंगी उसके अकॉर्डिंगली विल डू। ये प्रिया हैं। पिछले 1 हफ्ते से ये अस्पताल के आसपास मौजूद हैं। इनके पिता एडमिट हैं। इनकी परेशानी भी सुनिए। आज की डेट दी थी जी कल उन्होंने, कहता 14 तारीख को ये मंगलवार को ऑपरेशन होगा। खून दिया 5 बोतल तो खून का दिया है उसे। अच्छा, रात को पूरी तैयारी हुई है? हाँ जी हाँ जी, तो सुबह कह रहे हड़ताल होगी। जब खून देना पड़ रहा तो आप सोचिए वो बीमारी कितनी खतरनाक होगी। हाँ जी, तो खतरनाक जब ये काफी खतरनाक बीमारी। एम्स के हालात की ये 3 तस्वीरें आपको पूरी कहानी बता देंगी। नर्सिंग स्टाफ अस्पताल के बाहर हड़ताल पर बैठा है। इस वजह से अस्पताल नर्सिंग स्टाफ न होने की वजह से खाली है और उसके बाहर मरीज इलाज के लिए परेशान है। मरीजों की परेशानी देखकर पहली नजर में यही लगता है कि नर्सिंग स्टाफ मनमानी कर रहा है, लेकिन उनकी भी कुछ अपनी मजबूरियां हैं। कल हमको मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा क्योंकि
हमें दिख रहा था कि हमारा कोई भविष्य नहीं है और हमारी डिमांड्स को कोई सुनेगा। 13 नवंबर इज नॉट अ शॉर्ट पीरियड, इट्स मोर देन 1 मंथ। जब हम लोगों ने इनको नोटिस दिया, अगर उनको सच में फिक्र थी मरीजों की, अगर उनको सच में चिंता थी हमारी और हमारी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट थी, तो दे कुड हैव कम एंड दे कुड हैव आस्क्ड अस फॉर अदर प्रपोजल्स। नर्सिंग स्टाफ की एम्स प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के पीछे उनकी 23 मांगे हैं जिन्हें नहीं माना जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से उनकी 2 मांगे हैं। पहली है छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हों और दूसरी है अनुबंध पर भर्ती वाला सिस्टम खत्म हो। हमारी जो डिमांड है कोई भी नई डिमांड नहीं है। कोरोना के आने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे डायरेक्टर सर ने जो डिमांड मानी थी, उन्हीं डिमांडों को हम रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इधर हम लोगों की सेवा कर रहे थे, उधर ये लोग साइलेंटली हमारा नुकसान कर रहे थे। इसलिए कोई पे हाइक की बात नहीं है, नया पैसा नहीं मांगा जा रहा, नई डिमांड कोई नहीं है। एम्स प्रशासन इस मामले में लगातार ये कहता आ रहा है कि नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल खत्म होनी चाहिए क्योंकि उनकी मांगे मान ली जाएं। एम्स के डायरेक्टर नर्सिंग स्टाफ की इस हड़ताल को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। Country is fighting a pandemic. When we are fighting for our near and dear ones to save lives, and we know that we need to work only for a few more months, and the vaccine may actually provide a solution. Unfortunately, at this point in time, the nurses union has gone on a strike. एम्स प्रशासन की कोशिश यही थी कि नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल के बावजूद अंदर के हालात सामान्य रहे, लेकिन जब जी न्यूज का कैमरा एम्स के अंदर पहुंचा तो वहां के हालात कुछ अलग थे। मरीज अपने बिस्तरों पर थे, उनकी देखरेख के लिए वहां कोई मौजूद नहीं था। कुछ मरीजों के परिजन उनके आसपास थे, लेकिन वो भी बेबस। जिन वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की भीड़ दिखती थी, वहां पर केवल मरीज थे या कुर्सी पर बैठे उनके परिजन। मरीजों की देखरेख के लिए वहां डॉक्टर्स की एक टीम जरूर मौजूद थी, लेकिन वो नाकाफी थी। इस जगह पर मरीजों के साथ नर्सिंग स्टाफ को होना चाहिए था, क्योंकि दवाइयाँ देने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं। लेकिन नर्स नहीं है तो क्या करें? मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों को तो बहुत परेशानी हो रही है जी। क्या अंदर कैसा है, सब कैसे चल रहा है काम? जब काम तो ऐसे चल रहा है, एक दूसरे की मदद कर रहा है। जो पुराने हुए हैं ना मरीज, जैसे सेक्शन करना है या कोई दवाई गोली देनी है या साफ सफाई करनी है, वो बता रहे नए को आपस में सहयोग से काम करो। ये शिव सिंह है, अस्पताल के अंदर का हाल बता रहे थे। दरअसल इनकी 8 साल की पोती बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। वो एम्स में पिछले 3 महीने से भर्ती है। हमें है कि 3 महीने हैं। अच्छा। और कलते तो नर्स कोई है ही नहीं अंदर। अच्छा। बस थोड़ी घनी है, 2-3 एक वार्ड में से 1-2, बाकी सब वहाँ पे हड़ताल में। और ऐसे टाइम में हड़ताल करिए, बताओ मरीज है। एम्स प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ के बीच चल रही जंग की वजह से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ नर्सिंग स्टाफ के अधिकार की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ मानवाधिकार। एम्स प्रशासन को हड़ताल खत्म करने का तरीका जल्द ढूंढना होगा। दिल्ली से वैभव, वरुण और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मरीजों के इलाज का मतलब एम्स ही है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले मरीजों में 50% से ज्यादा मरीज दिल्ली एनसीआर के बाहर से आते हैं, यानी अन्य राज्यों से आते हैं। एम्स पर मरीजों की संख्या का बहुत ज्यादा दबाव होता है, और हम अगर आंकड़ों के हिसाब से आपको समझाएं तो साल 2019 में ओपीडी में डॉक्टर की सलाह लेने के लिए ही 15,000 मरीज पहुंचे थे। इतना ही नहीं, हर रोज एम्स में इलाज के लिए 40 से 50,000 मरीज पहुंचते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये संख्या 2020 यानी 2020 में कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी, जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। साल 2016-17 के आंकड़े ये बताते हैं कि इन 2 सालों में ओपीडी में डॉक्टरों ने 30,50,000 मरीजों को मेडिकल सलाह दी। इसके अलावा अलग अलग वार्ड्स में 2 लाख मरीजों का इलाज किया गया। इन 2 सालों में 1,70,000 मरीजों की सर्जरी की गई। अब ये सवाल उठता है कि नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल से अस्पताल के कामकाज पर कितना असर पड़ रहा होगा। तो आपको बता दें, एम्स में 2400 बेड्स हैं, इसके 15% बेड आईसीयू के लिए हैं। लगभग सभी बेड पर मरीज रहते हैं, क्योंकि बेड की उपलब्धता के आधार पर ही अगले मरीज को भर्ती किया जाता है। इस हड़ताल की वजह से मरीजों की देखरेख के लिए अब कोई नहीं है। और आपको यह भी समझना है कि एम्स में ज्यादातर मरीज ऐसे हैं जो बाहर के राज्यों से आते हैं। ऐसे मरीजों के परिवार वालों की भी हड़ताल से बेहाल स्थिति है।
डेट आगे बढ़ती जा रही है, इलाज मिलने में भी लगातार देरी हो रही है। इस छोटी सी लड़की को चलने में दिक्कत है। इसको इलाज के लिए उसके परिजन यहां लेकर आए थे, लेकिन वो नहीं मिल पाया। अपने परिजनों के साथ अब वो अपने घर वापस जा रही है। कई मरीज इस हड़ताल से परेशान हैं। इनमें से एक ये भी है जो अपनी सास के कैंसर की सर्जरी के लिए महीनों से एम्स के चक्कर काट रही थी। आज की डेट मिली थी, लेकिन हड़ताल होने की वजह से कैंसिल हो गई। मैं अपनी मौसी सास को दिखाने आई हूँ, उनको कैंसर है। आज हमें वहाँ से सर्जरी का डेट मिलने वाला था, अब इश्यूज हो रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं है, स्ट्राइक भी हो गया है। मेरी 5 साल की बेटी थी, उसका मतलब आइस बिल्डिंग में है, उसका भी डेट का में इशू चल रहा था। पहले तो कोविड की वजह से नहीं हुआ, अभी लास्ट मुझे डेट मिली थी, उसको भी चेंज कर दिया गया है। ये इकबाल हैं, एम्स में खुद के इलाज के लिए आए थे। आज उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अस्पताल आने के बाद इन्हें पता चला कि नर्सिंग स्टाफ हड़ताल पर है, तो बिना इलाज के वापस जा रहे हैं। नर्सों के हड़ताल की वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? यही कि देखो डेट वगैरह देनी होती है किसी चीज़ की, टेस्ट की, तो वही बोल रहे हैं कि टाइम लगेगा। अच्छा, आज आप भी आए थे दिखाने के लिए? जी। क्या हुआ फिर? बोला मेरे को कहते हैं आज नहीं मिलेगी डेट, अभी थोड़ा दिन बाद आना। अपॉइंटमेंट था आपके पास? आप हाँ, अपॉइंटमेंट तो है ही। एम्स के बाहर ऐसे ही कई मरीजों की भीड़ जुटी हुई है, लेकिन बहुत से लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। जिनके परिजन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी हैं, उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। देश का सबसे बड़ा अस्पताल में 5000 से ज्यादा नर्सेज एक साथ इस वक्त काम रोककर, यानी कि एम्स की जो रफ्तार थी एम्स दिल्ली की, उसको रोककर इस वक्त प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। एम्स दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.